नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। इस वक्त युद्ध की बातें हम बताएंगे आपको। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग का साफ असर वैश्विक स्तर पर देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल और गैस की कीमतें भी इसी वजह से आसमान छू रही है। लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है कि आखिर लाख कोशिशों के बावजूद अमेरिका कच्चे तेल और गैस की कीमतों के नीचे लाने में नाकाम क्यों साबित हो रहा है, जबकि कच्चे तेल का उत्पादन करने के मामले में अमेरिका दुनिया में पहले पायदान पर है। क्यों तेल के खेल में फेल हुआ अमेरिका? क्यों बेकाबू हुए कच्चे तेल के दाम? क्यों उठे सुपर पावर पर सवाल? जंग की इस घड़ी में कच्चे तेल के दामों ने या तो बड़े बड़ों का खेल बिगाड़ दिया है या फिर इसी कच्चे तेल के मुद्दे दूसरे देशों का गणित बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। यूरोपियन यूनियन के रूसी तेल आयात पर आंशिक पाबंदी के बीच अमेरिका को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों अमेरिका की पकड़ से कच्चे तेल के दाम बेलगाम हो रहे हैं। जबकि अमेरिका चाहे तो कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ाकर कीमतों को काबू में ला सकता है। इससे पहले भी कई बार अमेरिका ऐसा करता रहा है। 2014 में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बाद अमेरिका ने तेल का उत्पादन बढ़ा दिया था। लेकिन इस बार तो अमेरिका कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर लगातार असमंजस में है। कुछ रिपोर्ट तो दावा कर रही हैं कि अमेरिका की तेल के उत्पादन से जुड़ी कंपनियां खुद ही भ्रम में हैं। वो ये समझ ही नहीं पा रही हैं कि तेल का उत्पादन बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। इसके अलावा दुनिया भर में पिछले कुछ सालों में तेल निकालने की तकनीक में भी बड़ा बदलाव आया है। तकनीक में होने वाले इस बदलाव ने इस काम को काफी महंगा भी बना दिया है। ऊपर से तेल के उद्योग में निवेश करने वाली कंपनियां भी जंग की इस नाजुक घड़ी में बेहद सावधानी से आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि डांवाडोल आर्थिक हालात नुकसान की वजह भी बन सकते हैं। दूसरी तरफ कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन पर भी अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ चुकी है, जिसका असर यह है कि संगठन ने प्रोडक्शन बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है और जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तब तक कीमतें कम होनी मुश्किल है। अमेरिका में रोज करीब 1.5 करोड़ बैरल कच्चा तेल निकलता है, लेकिन परेशानी यह है कि अमेरिका में कच्चे तेल की खपत इससे कहीं ज्यादा है। अनुमान के मुताबिक वहां रोजाना की तेल की खपत करीब 2 करोड़ बैरल है। इसलिए अमेरिका अपनी जरूरतों के लिए भी कच्चा तेल रूस समेत दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करता रहा है। ऊपर से रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाने की वजह से अमेरिका में रूस का कच्चा तेल आना भी बंद हो गया है, जिसकी वजह से दुनिया का हाल देखने की बजाय अमेरिका अपनी ही अर्थव्यवस्था में लगी आग को बुझाने में जुटा हुआ है। वैसे जंग के बीच रूस ही आर्थिक हालत उसकी पतली होती जा रही है तो उसकी कमाई भी बढ़ रही है। कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतें रूस की बैलेंस शीट को मजबूत बना रही है। अब सबसे बड़ी वजह यह है कि कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ने से रूस का मुनाफा अपने आप बढ़ रहा है। कच्चे तेल और गैस का उत्पादन करने वाले दुनिया के सबसे बड़े देशों में रूस शामिल है। अनुमान के मुताबिक केवल यूरोप तक तेल और गैस के एक्सपोर्ट से रूस की कमाई रोजाना 70 करोड़ डॉलर से ज्यादा है, मतलब करीब 5,500 करोड़। जबकि ध्यान देने की बात तो यह है कि रूस के लिए सेना पर रोज का खर्च 90 करोड़ डॉलर है, करीब 7,000 करोड़ रुपए। यानी जंग पर जो 7,000 करोड़ रूस को रोज खर्च करने पड़ रहे हैं, इसमें 5,500 करोड़ तो यूरोप तक तेल और गैस बेचकर ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले से तेल और गैस से इतनी ही कमाई हो रही थी। अनुमान तो यह है कि इस साल रूस तेल और गैस के एक्सपोर्ट से 32,000 करोड़ डॉलर, मतलब करीब 25 लाख करोड़ रुपए कमाने वाला है। तेल और गैस के एक्सपोर्ट से होने वाली रूस की ये कमाई पिछले साल की तुलना में 30% ज्यादा है। पिछले साल ये कमाई करीब 19 लाख करोड़ रुपए ही रही थी। महायुद्ध के बीच दुनिया में खराब हो रही रूस की छवि को सुधारने की कोशिश शुरू हो चुकी है। मारियोपोल में रूस ने कैंटीन लगाकर करीब 4,500 लोगों को खाना खिलाया। रूस की तरफ से इसका एक वीडियो भी शेयर किया गया है और आप देखिए, युद्ध के बीच रूस को अपनी छवि की फिक्र है और यही वजह है कि बाकायदा उसने कैंप लगाया और यहाँ पे उन यूक्रेनी नागरिकों तक खाना पहुंचाया।
जिनके सामने बहुत चुनौतियां हैं सर्वाइवल की। और युद्ध के बीच बड़ा खेल तेल को लेकर भी खेला जा रहा है ताकि विरोधी मोर्चे को आर्थिक शिकस्त दी जा सके। इसी कड़ी में यूरोपियन यूनियन ने रूस को बड़ा आर्थिक झटका देने की कोशिश भी की है। खबर तो यह भी मिल रही है कि यूरोपियन यूनियन ने रूस से आने वाले तेल के आयात पर कई 2/3 तक प्रतिबंध लगा दिया है। यूरोपियन यूनियन के इस फैसले के बाद कच्चे तेल के दामों में फिर से उबाल आ चुका है। रूस के खिलाफ ईयू का बड़ा फैसला, 2/3 तेल आयात पर प्रतिबंध। रूसी तेल आयात पर 90% बैन की तैयारी। जंग की शुरुआत से ही रूस दुनिया के तमाम देशों के निशाने पर है। यही वजह है कि पश्चिमी देशों के अलावा यूरोप के कई देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। बावजूद इसके जब रूस पर इसका कोई असर नहीं हुआ तो यूरोपीय संघ ने एकजुट होने की कोशिश की है, जिसका असर यह हुआ है कि यूरोपियन यूनियन के बड़े नेताओं ने आपसी सहमति से रूस से आने वाले 2/3 तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल ने इसी सिलसिले में ट्विटर पर लिखा है, यूरोपियन यूनियन ने रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। रूस की अर्थव्यवस्था को तोड़कर युद्ध रोकने के लिए ये कोशिश की जा रही है और 2/3 आयात को रोका जाएगा। पहले से कई तरह के आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध झेल रहे रूस को यूरोपियन यूनियन का ये फैसला बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। इतना ही नहीं, फैसले का बड़ा असर दुनिया भर के तमाम देशों पर भी पड़ने वाला है। यूरोपियन यूनियन के इस फैसले के बाद कच्चे तेल के दामों में उबाल आ गया है, जिसके चलते ब्रेंट की कीमत 9,400 रुपए से ऊपर पहुंच गई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में तेजी आ सकती है। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वान डेर लेयन के मुताबिक अभी हमने आंशिक तौर पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, लेकिन 2022 के अंत तक रूस से आने वाले 90% तेल के आयात पर बैन लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन की तरफ से यूक्रेन को भारी भरकम मदद देने की भी बात कही गई है। यूक्रेन को सहायता के रूप में यूरोपियन यूनियन 970 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मदद देने को तैयार है। जाहिर है, ये घड़ी रूस के लिए भी दुश्वारियों से भरी है, क्योंकि रूस पहले से भी कई प्रतिबंध झेल रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या यूरोपीय संघ रूस के तेल आयात बैन पर लगातार बना रहेगा, क्योंकि यूरोप की जरूरतों का बहुत बड़ा हिस्सा रूस से ही सप्लाई किया जाता है। इस जंग के दौरान दुनिया 2 धड़ों में बंट गई है। एक धड़ा रूस के कदम को सही बता रहा है तो दूसरा यूक्रेन के साथ खड़ा है। कनाडा उन्हीं देशों में से एक है जो यूक्रेन के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अब खबर तो ये भी मिल रही है कि रूस की कमर तोड़ने के लिए कनाडा ने उस पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कनाडा के ये नए प्रतिबंध रूस को कितना नुकसान पहुंचाएंगे। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का चक्रव्यूह। आर्थिक मोर्चे पर रूस की घेराबंदी। अब कनाडा ने की रूस पर बड़ी कार्रवाई। जैसे रूस इस जंग को किसी भी कीमत पर जीतना चाहता है, वैसे ही रूस का विरोध कर रहे देश
किसी भी कीमत पर यूक्रेन को जीतते हुए देखना चाहते हैं। इसके लिए यूक्रेन के सहयोगी लगातार न सिर्फ हथियारों की मदद कर रहे हैं, बल्कि रूस को आर्थिक मोर्चे पर कमजोर करने के लिए प्रतिबंधों का चक्रव्यूह तैयार करने में जुटे हुए हैं। रूस पर यूरोपियन यूनियन के एक्शन के बाद अब कनाडा ने प्रतिबंधों का बड़ा प्रहार किया है। कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने ऐलान करते हुए कहा कि कनाडा अब रूस पर नए प्रतिबंध लगाने जा रहा है। एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कनाडा के विदेश मंत्री ने कहा, नए आदेश के तहत रूस के 22 व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके अलावा रूस की 4 संस्थाओं को भी बैन किया गया है। कनाडा के इन प्रतिबंधों में रूस के वित्तीय संस्थान और बैंकिंग के बड़े अधिकारी शामिल हैं। दरअसल जब से जंग शुरू हुई है तब से अब तक कनाडा रूस और उसके सहयोगियों के अलावा यूक्रेन के संदिग्ध लोगों पर भी अपनी नजरें बनाए हुए है, जिसका असर ये हुआ है कि 24 फरवरी के बाद से अब तक कनाडा, रूस, बेलारूस और यूक्रेन के 1050 से ज्यादा लोगों और संस्थाओं पर बैन लगा चुका है। कनाडा के नए प्रतिबंध भी पुराने प्रतिबंधों की ही तरह हैं। इस बैन के तहत भी संस्थाओं और लोगों की संपत्तियों को फ्रीज किया जा रहा है। इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यूक्रेन के लिए नए हथियार देने का ऐलान किया था। साथ ही उन्होंने कीव की अपनी यात्रा के दौरान भी रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए थे। इसके अलावा पीएम ट्रूडो यूक्रेन के व्यापार शुल्क को भी 1 साल के लिए हटा चुके हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के मुताबिक, मैं यूक्रेन के लिए और अधिक सैन्य सहायता, ड्रोन कैमरे, सैटेलाइट इमेजरी, छोटे हथियार, गोला बारूद और दूसरी सहायता की घोषणा कर रहा हूं, जिसमें डीमाइनिंग ऑपरेशन के लिए फंडिंग भी शामिल है। यानी आने वाले दिनों में रूस के लिए आर्थिक मोर्चे पर हालात बेहद बुरे होने वाले हैं, क्योंकि कुछ ही घंटों पहले यूरोपियन यूनियन भी रूस से तेल आयात पर बैन का ऐलान कर चुका है। इस वक्त बड़ी खबर, महायुद्ध में यूक्रेन के लिए ड्रोन सबसे बड़ा हथियार बनकर सामने आया है। यूक्रेन ड्रोन की मदद से लगातार रूस पर अटैक कर रहा है। यूक्रेन के ड्रोन रूसी टैंक को तबाह कर रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है और उसके साथ ये दावा भी कि उसने रूस के 2 टैंक को नष्ट कर दिया है। ये देखिए, ड्रोन के जरिए ही इस पे वार किया गया और उसके बाद ये टैंक पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर, जिसमें ड्रोन के सहारे कैसे यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सैनिकों पर और उनके अत्याधुनिक हथियारों पर, उनके टैंक पर वार कर रहे हैं, उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 100 दिन पूरे होने वाले हैं। इन 100 दिनों में दुनिया ने यूक्रेन से आई गम, गुस्से, तबाही और बर्बादी की तस्वीरें देखी है। आलम तो यह है कि यूक्रेन के जिस भी शहर में गोलीबारी की आवाज थमते, वहां मातम मनाते लोगों के दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देने लगती है। आज हम आपको यूक्रेन में चारों तरफ फैली तबाही और बर्बादी की वो तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप भी कह उठेंगे, ये शहर नहीं, कब्रिस्तान है। यूक्रेन जंग के 100 दिन, तबाही की तस्वीरें, मातम का मंजर। टूटे आशियाने, बर्बाद जिंदगानी, यूक्रेन के कब्रिस्तान। यूक्रेन जंग के 100 दिन की दिल दहला देने वाली हकीकत का खौफनाक सच बस यही है
कि 100 दिन पहले जो देश गुलजार हुआ करता था, आज वही गम, गुस्से, तबाही और बर्बाद हुई जिंदगानी का शोक मना रहा है। आलम यह है कि यूक्रेन के अलग अलग शहरों में बस तबाही के ही निशान दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन में फैली चारों तरफ तबाही और बर्बादी की तस्वीरों को देखकर लगता है कि यह शहर नहीं बल्कि कब्रिस्तान है। तबाही की पहली तस्वीर मारियुपोल। आज हम आपको यूक्रेन जंग की उन खौफनाक तस्वीरों को दिखाएंगे जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। ऐसी ही एक खौफनाक हकीकत का गवाह बना था यूक्रेन के मारियुपोल शहर का अजोवस्ताल स्टील प्लांट। ये वही अजोवस्ताल स्टील प्लांट है। तस्वीरों में नजर आ रहे ये लोग रूस की उस इन्वेस्टिगेटिव कमेटी के मेंबर हैं जो इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एक लंबे वक्त तक कैसे यूक्रेन की अजोव बटालियन ने यहाँ छिपकर उनका मुकाबला किया था, जो कि जंग के शुरुआती दिनों से ही मारियुपोल शहर रूस के निशाने पर था। लिहाजा रूसी फौज के हमलों का कहर अजोवस्ताल प्लांट पर भी बरसा था। फिलहाल ये प्लांट एक खंडहर से ज्यादा कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसा माना जाता है कि इस स्टील प्लांट के नीचे करीब 2500 लोगों के रहने की व्यवस्था है। लिहाजा उसी का फायदा उठाकर अजोव बटालियन के लड़ाकों ने करीब 3 महीने तक रूस की सेना का मुकाबला किया। जमीन पर बिखरी गोलियों के खोखे इस बात की गवाही देते हैं कि स्टील प्लांट में किस कदर भीषण जंग हुई होगी। अजोवस्ताल में अग्निवर्षा। रूस अजोवस्ताल शहर को तबाह करने के बाद स्टील प्लांट पर कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया था। 3 महीने की जंग के बाद अजोवस्ताल स्टील प्लांट। मारियुपोल में मातम। मारियुपोल पर कब्जा करने के लिए पुतिन ने अपने सबसे वफादार और सबसे खूंखार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को भी जंग में उतार दिया था। दावा है कि चेचन लड़ाकों ने पुतिन के सैनिकों के साथ मिलकर यहाँ अपना सबसे बेरहम चेहरा दिखाया। उन्होंने शहर के लोगों पर ऐसा कहर बरपाया जिन्हें याद कर लोग आज भी कांप उठते हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि शहर पर कब्जा करने के दौरान रूसी सेना ने हजारों लोगों का कत्ल करवा दिया। यूक्रेन का यह भी आरोप है कि रूसी सेना ने मारियुपोल में जानबूझकर रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया और वहां रहने वालों को मलबे में मरने के लिए छोड़ दिया। यही नहीं, यूक्रेन की सरकार ने दावा किया कि 3 महीने तक चली भीषण जंग के दौरान मारियुपोल में कम से कम 22,000 नागरिक मारे गए। 16 मार्च 2022 की तारीख को दुनिया कैसे भूल सकती है, जब मारियुपोल से एक ऐसी खबर बाहर आई जिसे सुनकर पूरी दुनिया कांप उठी थी। दरअसल यूक्रेन रूस युद्ध के बीच मारियुपोल के दोनेत्स्क एकेडमिक रीजनल ड्रामा थिएटर पर 16 मार्च को रूस ने एक हवाई हमला किया। इस हमले में शहर के 600 नागरिक मारे गए थे। करीब 1200 लोगों ने रूसी हमलों से बचने के लिए इस थिएटर में शरण ली हुई। यूक्रेन का आरोप है कि रूस के हवाई हमलों से बच्चों को बचाने के लिए थिएटर के बाहर पेंट से चिल्ड्रन लिखा हुआ, लेकिन बावजूद इसके रूस ने इस थिएटर पर हवाई हमला कर इसे कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया था। तबाही की दूसरी तस्वीर, बुचा। यूक्रेन की राजधानी कीव जंग के पहले दिन से ही रूस के निशाने पर थी और बुचा शहर कीव से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर है। लिहाजा ये शहर रूस की सेना के कहर का शिकार बन गया। कीव की तबाही रूस का टारगेट था और यूक्रेन में नरसंहार की शुरुआत बुचा से हुई। यूक्रेन का आरोप है कि बुचा में रूस की सेना ने बर्बरता की सारी हदें तोड़ दी थी। बुचा में बर्बरता। यूक्रेन के बुचा शहर में रूस की सेना ने ऐसी तबाही मचाई थी जिसकी तस्वीरें देखकर लोग आज भी कांप उठते हैं। बुचा शहर से रूस की सेना के जाने के बाद शहर में चारों तरफ फैली लाशों की तस्वीरों ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। रूस की सेना के बुचा शहर से खदेड़ दिए जाने के बाद शहर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें बाहर आई थी।
एक हंसता खेलता शहर कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका था। शहर में जगह जगह फैली लाशों के हाथ पैर बंधे थे, जो रूस की सेना की हैवानियत की खौफनाक हकीकत बयां कर रही थी। खासकर महिलाओं की लाशें देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा था कि उन्हें यातनाएं देकर मौत के घाट उतारा गया है। रूसी सेना करीब 1 महीने तक इस शहर में डेरा डाले हुए थे। बुचा के मेयर के मुताबिक रूसी सैनिकों ने शहर के 400 लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। सोशल मीडिया पर बुचा नरसंहार की कई तस्वीरें वायरल हो गई थी। बुचा में हुए कत्लेआम के लिए यूक्रेन ने रूस की सेना के कमांडर अज़ादबेक ओमुरबेकोव पर आरोप लगाया था। अज़ादबेक ओमुरबेकोव को दुनिया भर के अखबारों की हेडलाइंस में बुचर ऑफ बुचा कहा गया था। यूक्रेन का आरोप है कि बुचा शहर में रूस के खूंखार चेचन सैनिकों ने ऐसा कोहराम मचाया था कि इंसानियत भी शर्मसार हो गई थी। बुचा नरसंहार की तस्वीरें सामने आने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने तो रूस पर यह आरोप लगाते हुए कहा था कि रूसी सेना महज 40 दिनों के अंदर बुचा शहर को कब्रिस्तान में बदल चुकी है। रूसी सेना के बुचा से जाने के बाद जब ज़ेलेंस्की बुचा आए तो शहर में फैली लाशों को देखकर वो भी अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। रूस ने यूक्रेन के बुचा नरसंहार के आरोप को उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करार दिया था। तबाही की तीसरी तस्वीर, खार्किव। कीव और मारियुपोल की ही तरह यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव भी जंग के शुरुआती दौर से ही रूस की सेना के टारगेट पर था। रूस की सेना 100 दिन से खार्किव के किले को भेदने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक वो इसे भेदने में नाकाम रही है। लेकिन 100 दिन की जंग ने इलाके का नक्शा बिगाड़ के रख दिया है। यहाँ भी यूक्रेन के दूसरे शहरों की तरह ही चारों तरफ तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। खार्किव में बर्बादी। खार्किव भी रूस की मिसाइलों के टारगेट पर है। रूस की सेना और सैकड़ों तोपें खार्किव शहर पर बर्बादी का बारूद बरसा रही हैं। आलम यह है कि यूक्रेन का ये खूबसूरत और दूसरा सबसे बड़ा शहर आज जंग की वजह से खंडहर नजर आता है। 3 महीने की जंग के बाद रूस की सेना खार्किव के 30% इलाके पर कब्जा कर चुकी है, लेकिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो रूस के कब्जे से यूक्रेन के हर शहर को आजाद करवाएंगे। 30 मई को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अचानक खार्किव के वॉरफ्रंट पर नजर आए। उनका मकसद खार्किव में रूस की सेना का मुकाबला कर रही यूक्रेन की फौज का हौसला बढ़ाना था। जंग की ये तस्वीरें भी यूक्रेन के खार्किव इलाके से सामने आई हैं। इस वीडियो को यूक्रेनी सेना ने जारी किया है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक वीडियो में दिख रही गोलाबारी दरअसल उनकी सेना का रूसी सेना के हमले का जवाब है। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना ने खार्किव में यूक्रेनी फौज पर हमला किया था, लेकिन उनके सैनिकों ने स्टिंगर और जेवलिन मिसाइलों की मदद से रूसी सेना को पीछे धकेल दिया। इसके अलावा यूक्रेन के बॉर्डर गार्ड सर्विस का आरोप है कि रूस की सेना ने खार्किव शहर पर क्लस्टर बम बरसाए। अपने आरोप को साबित करने के लिए उन्होंने रूस की सेना के हमले के बाद का वीडियो भी जारी किया। जब तक रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी रहेगी, यूक्रेन के अलग-अलग शहरों के कब्रिस्तान बनने की तस्वीरें यूं ही सामने आकर पूरी दुनिया को डराती रहेंगी। महायुद्ध में रूस को भारी नुकसान की खबर है। यूक्रेन की गोलीबारी में काद्रेव के करीबी रूस के लेफ्टिनेंट कर्नल ज़ाउर दिमावेक की मौत हो चुकी है। डेली मेल की खबर के मुताबिक डॉनबस में मारे गए वो रमजान काद्रेव की स्पेशल बटालियन के साथ मिलकर डॉनबस में जंग लड़ रहे थे। गोलीबारी में लेफ्टिनेंट कर्नल ज़ाउर समेत 4 लोगों की मौत हो चुकी है। लेफ्टिनेंट कर्नल ज़ाउर चेचन कमांडर काद्रेव के बेहद करीबी लोगों में से एक हैं। तो ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इनके पूरे मोमेंट की। रमजान काद्रेव के बेहद करीबी की मौत, और ये आप इसको यूक्रेन के स्ट्रैटेजी के तौर पे भी देख सकते हैं कि अगर चेचन कमांडर को तोड़ना है, उसकी ताकत को कमज़ोर करना है, तो उसके जितने भी करीबी हैं, जितने भी उसके इर्द गिर्द रहने वाले हैं, जो उसके ऑपरेशन को सफल करते हैं, सबसे पहले उस पे वार करो। और इसी स्ट्रैटेजी के तहत यूक्रेन ने इन पे वार किया है, यानी ज़ाउर की मौत हुई है। तो काद्रेव के बेहद करीबी की मौत हो चुकी है इस वक्त।
रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में चेचन कमांडर रमजान कादिरोव एक बार फिर यूक्रेन के लिए काल साबित हो चुके हैं। दावा तो ये किया जा रहा है कि रमजान कादिरोव के लड़ाकों ने अब यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जा कर लिया है। लुहांस्क प्रांत का ये बेहद ही अहम और औद्योगिक शहर है। इस शहर पर कब्जे की जंग को लेकर करीब 1 महीने से घमासान है। यूक्रेन में फिर काल बने कादिरोव के लड़ाके। यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जे का दावा। कादिरोव के शिकंजे में सेवेरोदोनेत्स्क शहर। ये रूस के उसी सेवेरोदोनेत्स्क शहर की तस्वीरें हैं जिस पर रमजान कादिरोव के लड़ाकों ने कब्जे का दावा किया है। रूसी सेना के साथ कादिरोव के लड़ाकों ने यहाँ ऐसा प्रचंड हमला बोला है कि शहर की सूरत पूरी तरह से बदल गई है। 24 घंटे इस शहर पर रूसी सेना के हमले हो रहे हैं। कहीं तोप के गोलों से दुश्मन को टारगेट किया जा रहा है, कहीं मिसाइल हमलों की मार यूक्रेन की सेना के पैर उखाड़ रही है। पूर्वी यूक्रेन के शहर में ज़ेलेंस्की की सेना के लिए चुनौती इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि उन्हें 3 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़नी पड़ रही है। सेवेरोदोनेत्स्क शहर में यूक्रेन के लिए जंग का पहला मोर्चा रूसी सेना रही, दूसरा चेचेन लड़ाके और तीसरा यूक्रेन के विद्रोही। और इसी वजह से इस शहर में रूस की ताकत 3 गुना तक बढ़ गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि तीनों मोर्चों ने मिलकर सेवेरोदोनेत्स्क शहर पर ऐसा हमला किया कि वहाँ के छोटे छोटे गांव पूरी तरह से तबाह हो गए। इस दौरान रमजान कादिरोव के लड़ाके यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने शहर की ऐसी जगहों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जिससे यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। लुहांस्क प्रांत के गवर्नर के मुताबिक रूसी सेना ने बमबारी के दौरान एक केमिकल प्लांट पर हमला बोल दिया, जिस वजह से वहां नाइट्रिक एसिड से भरा टैंकर फट गया। रूस के इस हमले का वीडियो भी सामने आया जिसमें भूरे रंग के धुएं की कई किलोमीटर ऊंची मशरूम जैसी आकृति दिखाई दी। दरअसल चेचन कमांडर रमजान कादिरोव का दावा है कि पुतिन ने उन्हें इस शहर पर कब्जा करने के लिए बुधवार तक की डेडलाइन दी थी और इसी वजह से रूसी सेना और रमजान कादिरोव के लड़ाकों ने सेवेरोदोनेत्स्क शहर पर जंग को और तेज कर दिया। इस दौरान रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने ठीक वैसी ही रणनीति अपनाई जैसी रणनीति उन्होंने मारियुपोल में अपनाई थी, यानी पहले शहर को पूरी तरह से घेर लो, फिर ताबड़तोड़ हमला बोलकर दुश्मन को कुछ मत सोचने दो और फिर शहर में घुसकर दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दो। दावा किया जा रहा है कि सेवेरोदोनेत्स्क शहर में भी कादिरोव की ऐसी ही तरकीब काम आई और पूरे शहर पर रूस का कंट्रोल हो गया। खुद रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी करके इसका ऐलान किया। रमजान कादिरोव के दावे के मुताबिक उनके लड़ाकों और रूसी सेना ने शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और अगर वाकई ऐसा हो चुका है तो फिर पूरे डॉनबास पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। जिसे जीतने के लिए पुतिन ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। मारियुपोल पर कंट्रोल होने का दावा करने के बाद रूसी सेना, चेचन लड़ाके और यूक्रेन के विद्रोही अब पूरी ताकत से डॉनबास के इलाके में हमला बोल रहे हैं। उनके निशाने पर सबसे पहले लुहांस्क के 2 शहर आए, जिनमें वहां के सबसे बड़े शहर सेवेरोदोनेत्स्क पर कब्जे का वो दावा कर रहे हैं। सेवेरोदोनेत्स्क के बिल्कुल बगल में लुहांस्क प्रांत में ही आने वाला दूसरा शहर लिसिचांस्क उनका अगला निशाना है। यूक्रेन के पूर्वी इलाके में चल रही जंग के बीच तो यहाँ तक दावा किया गया कि पुतिन ने रमजान कादिरोव को डोनेत्स्क जीतने के लिए 1 जुलाई तक की डेडलाइन दी है, यानी ठीक 1 महीने बाद कादिरोव को
डोनेट्स्क पर भी कब्जा जमाना है। लेकिन कादरव भले ही कितने बड़े दावे करें, ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि चेचन कमांडर रमजान कादरव के दावे को नकारते हुए यूक्रेन ने सेवेरोडोनेत्स्क के सिर्फ 70% हिस्से पर ही रूसी सेना का कब्जा होने की बात कही है। यूक्रेन की सेना के मुताबिक सिर्फ सेवेरोडोनेत्स्क में ही नहीं, बल्कि लिसिचांस्क में भी उसके जवान पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। Туда прилетают большие калибры, к сожалению, в Лисичанск прилетают. इसके साथ ही यूक्रेन ये भी दावा कर रहा है कि लिसिचांस्क शहर की एक इंच जमीन पर अभी भी उसका कब्जा है। हालांकि यूक्रेन ये भी मान रहा है कि सेवेरोडोनेत्स्क के ज्यादातर इलाकों पर रूस अपनी पकड़ बना चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले दिनों में ज़ेलेंस्की की सेना के लिए मुसीबत और बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस बर्बरता के साथ चेचन कमांडर और रूसी सेना हमले कर रही है, वो ये साबित करता है कि पुतिन की तरफ से यूक्रेन में फुल एंड फाइनल का ऑर्डर आ चुका है। रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां तीसरी विश्व युद्ध की आहट एक बार फिर से अब सबको सुनाई दे रही है। रूस की सरकारी मीडिया का बड़ा दावा इस वक्त है कि यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन खत्म हो चुका है और अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, रूस के सरकारी मीडिया ने नाटो पर विश्व युद्ध थोपने का आरोप भी लगाया है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको युद्धाभ्यास के दिखा रहे हैं, जहां पे रूस की तरफ से, रूस की सेना की तरफ से एक अलग तरीके की तैयारी चल रही है और उसको देखने के बाद अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि क्या इस युद्ध का रुख बदलने वाला है, क्या पैटर्न चेंज होने वाला है। और इससे जुड़ा हुआ सवाल तो ये भी है कि क्या यूक्रेन में पुतिन का स्पेशल ऑपरेशन खत्म हो चुका है? क्या नाटो ने रूस के खिलाफ तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर दिया है? यह दावा रूस की सरकारी मीडिया की तरफ से आया है, जिसके बाद पश्चिमी देशों में हलचल तेज है। रूस की सरकारी चैनल को राष्ट्रपति पुतिन का माउथपीस कहा जाता है। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, ये बातें रूसी मीडिया के जरिए बताई जाती है। ऐसे में रूसी मीडिया का दावा सही साबित होता है तो समझिए तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। पश्चिमी देशों की सुर्खियां डराने वाली हैं। क्या यूक्रेन में रूस का स्पेशल ऑपरेशन खत्म हो गया? क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है? रूस के सरकारी टीवी चैनल पर जो रनिंग कमेंट्री चल रही है, इस कमेंट्री को पूरी दुनिया बेहद गौर से सुन रही है, खास तौर पर नेटो देश की खुफिया एजेंसी इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव है। वो रूस के सरकारी चैनल पर होने वाली एक एक बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रूस के सरकारी चैनल में जो बातें होती हैं वो मॉस्को की सोच को बताता है। यूक्रेन के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का क्या नेक्स्ट प्लान है, इसे समझिए। Спецоперация России на Украине закончилась в том смысле, что началась самая настоящая война, причем война третья. रूस की सरकारी मीडिया ने वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान कर दिया है। पुतिन के माउथपीस कहे जाने वाले चैनलों पर खुलेआम इस ऐलान के बाद नेटो से लेकर अमेरिका तक हलचल तेज हो गई है। रूस के चैनल ने जो ऐलान किया है उसे एक एक कर समझिए। राष्ट्रपति पुतिन ने जो 24 फरवरी को स्पेशल ऑपरेशन यूक्रेन में शुरू किया था, अब वो खत्म हो चुका है और वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। यानी यूरोप में यूक्रेन के बाद एक और नया फ्रंट शुरू हो चुका है। पुतिन ने जो युद्ध का नया मोर्चा खोला है, उसका मकसद बेहद क्लियर है। यूक्रेन के बाद नेटो को भी डीमिलिटराइज यानी हथियार और सैन्य शक्ति को खत्म करना है। Мы вынуждены заниматься демилитаризацией не просто Украины, а всего Североатлантического альянса.
रूसी टीवी चैनल पर इस दावे के बाद यूरोप से लेकर अमेरिका तक हिल गया है। पश्चिमी मीडिया में ये खबर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन चुकी है। पश्चिमी मीडिया की सुर्खियों को देखिए। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल की सुर्खियां हैं, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। यूक्रेन में हस्तक्षेप की वजह से ब्रिटेन और अमेरिका को भारी कीमत चुकानी होगी। इंडिपेंडेंट की हेडलाइंस है, रूसी सरकारी टीवी का दावा, नेटो ने तीसरा विश्व युद्ध शुरू किया। न्यूयॉर्क पोस्ट की टॉप खबर है, पुतिन के सरकारी मीडिया पर प्रोपेगेंडा प्रचारक ओल्गा स्केबेवा का कहना है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। पश्चिमी मीडिया की खबरों के साथ साथ सरकारी दफ्तरों में हलचल बढ़ गई है। इसका असर यह है कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग से मुलाकात कर रहे हैं। इन दोनों नेताओं की मुलाकात व्हाइट हाउस में होगी। खबर है कि इस मुलाकात में पुतिन के नेक्स्ट प्लान की चर्चा होगी। इसके साथ ही स्पेन में होने वाली नेटो बैठक का एजेंडा तय होगा। इस बैठक में जो बाइडेन, नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग और अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन शामिल होंगे। अमेरिका लगातार यूक्रेन को लेटेस्ट हथियार दे रहा है ताकि रूस को यूक्रेन में रोका जा सके। इधर रूस लगातार यूक्रेन में अपने आप को मजबूत कर रहा है। यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र पर रूस का पूरा कंट्रोल हो चुका है। समंदर से सटे सभी शहरों पर इस वक्त रूस का कब्जा है। 100 दिन के युद्ध में रूस ने यूक्रेन के सभी बड़े सैन्य ठिकाने नष्ट कर दिए हैं। पुतिन ने युद्ध के पहले साफ कर दिया था कि वो यूक्रेन को डीमिलिटराइज करेंगे। पुतिन अपने स्पेशल ऑपरेशन में पूरी तरह कामयाब दिख रहे हैं, लेकिन अगर रूसी सेना नेटो को डीमिलिटराइज करने का प्लान तैयार कर रही है तो ये पुतिन के लिए बड़ी भूल हो सकती है। इससे ये युद्ध विश्व युद्ध में बदल सकता है।